नमस्कार साथियों, क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं भारत का संविधान और भारत के संविधान का यह दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। सबसे पहले हम लोग संविधान की एक संक्षिप्त परिभाषा हम लोग देखेंगे कि संविधान क्या है। तो संविधान एक दस्तावेज है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अधिकार दिया जाता है, जिसमें ऐसी व्यवस्था की जाती है जिससे सरकार के अधिकारों पर अंकुश लगे और प्रजातांत्रिक व्यवस्था बहाल हो सके। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है। तब यह प्रश्न उठता है कि क्या जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं थी तो क्या संविधान नहीं था? तो सचमुच में जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं थी तो संविधान था भी नहीं। अगर कोई संविधान था तो संविधान लिखित नहीं था, मौखिक था। राजा की मर्जी ही संविधान हुआ करता था, वहाँ के रीति रिवाज संविधान हुआ करते थे। ये संविधान जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था की ही देन कहा जाता है। तो संविधान समझ गए कि संविधान एक दस्तावेज है जिसमें ऐसे प्रावधान किए जाते हैं जिससे कि सरकार के अधिकारों पर, सरकार के निरंकुशताओं पर अंकुश लगा करके प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हो सके। अधिकारों की कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी की लड़ाई के समय ही की थी और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार की व्यवस्था, मौलिक अधिकार की मांग की थी। उस समय तो मौलिक अधिकार नहीं मिल पाया था, लेकिन मौलिक अधिकार की मांग मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और जब नया संविधान बना तो उसमें हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का व्यवस्था किया गया, जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में 6 मिला हुआ है। ये जूनियर क्लास में हम लोगों ने जाना है, लेकिन आज इन्हीं 6 अधिकारों को हम लोग थोड़ा विस्तृत में पढ़ेंगे, विस्तार में पढ़ेंगे कि ये 6 मौलिक अधिकार क्या क्या हैं। लेकिन मौलिक अधिकार को शुरू करने से पहले एक बात को स्पष्ट कर लेना आवश्यक है कि क्या हमारे नागरिकों को केवल 6 ही अधिकार मिले हुए हैं? नहीं, हमारे जो नागरिक हैं भारत के, उन्हें 6 ही अधिकार नहीं मिले हैं, उन्हें बहुत सारे अधिकार मिले हैं। लेकिन 6 अधिकार को मौलिक अधिकार कहा गया है, फंडामेंटल राइट्स कहा गया है, जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। और संविधान के भाग में कहा जाए तो ये संविधान के तीसरे भाग में वर्णित है। तो यह भी जीके में बहुत बार प्रश्न पूछता है, बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में, कि मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। ऑप्शन दे देगा तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। मौलिक अधिकार का वर्णन हमारे संविधान के तीसरे भाग में वर्णित है। फिर मौलिक अधिकार का वर्णन किन किन अनुच्छेदों में है, तो इसको भी हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अब मौलिक अधिकार और अन्य अधिकार में क्या अंतर है? वैसे तो बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों में यही अंतर है कि मौलिक अधिकार की रक्षा स्वयं संविधान करता है। मौलिक अधिकार की रक्षा की जिम्मेवारी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय पर है। अगर आपके किसी दूसरे अधिकार का हनन होता है तो आपको जिला न्यायालय में जाना पड़ सकता है, जो छोटे अदालत है वहाँ जा सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार के केस में आप सीधा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के दरवाजे खटखटा सकते हैं। फिर अगर सरकार भी मौलिक अधिकार का हनन करे तो यह भी मान्य नहीं है। न्यायालय सरकार के द्वारा, विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा अगर कोई ऐसा कार्य या ऐसा कोई नियम पारित होता है जिससे मौलिक अधिकारों में कटौती होती है, कमी होती है, तो न्यायालय उस प्रावधान को निरस्त कर सकता है। ये है मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों में अंतर। मौलिक अधिकार की उल्लंघन जो है खुद सरकार भी नहीं कर सकता है। अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जबकि अन्य अधिकारों के संशोधन में हम लोग सामान्य संशोधन के द्वारा उसको विधायिका जो है, संसद जो है, उसे सुधार सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकारों का संशोधन इतना आसान नहीं है, उसके लिए संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। तो यह है मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों में अंतर। हमारे संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हैं, सभी को मालूम है। पहला है समानता का अधिकार, फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये सब अधिकार हैं, हमारे 6 अधिकार हैं। हम लोग एक एक अधिकारों का क्रमवार हम लोग व्याख्या करेंगे। तो चलिए हम लोग व्याख्या करते हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। अब 14 से 18 तक में कौन कौन सा अधिकार है समानता का अधिकार?
मैं उसको एक बार पहले पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसका व्याख्या करूँगा। अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषेध। अनुच्छेद 16 में है रोजगार के मामले में समानता। अनुच्छेद 17 में है छुआछूत का अंत और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। तो 14, 15, 16, 17 और 18। तो 14 जो है उसमें कहता है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14, यहीं से समानता के अधिकार की शुरुआत होती है। कानून के समक्ष समानता अर्थात कानून के नज़र में, भारतीय कानून के नज़र में सभी नागरिक बराबर हैं, चाहे उनकी हैसियत कुछ भी हो, उनकी शिक्षा दीक्षा, जन्म स्थान, धर्म कुछ भी हो, कानून के समक्ष सभी कोई बराबर हैं। कानून के समक्ष एक चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री भी समान है, जिसको कहा जाता है कि रूल ऑफ लॉ। तो अनुच्छेद 14 जो है वो रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन स्थापित करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी भेदभाव को निषेध करता है। इस कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकानों, सड़कों, मंदिरों, विद्यालयों, सिनेमाघरों, इन स्थानों पर किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर रोका नहीं जा सकता है। ये है हमारा अनुच्छेद 15। आर्टिकल 15 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समानता के अधिकार में, और एक फिल्म भी बनी है आर्टिकल 15, नाम ही है फिल्म का आर्टिकल 15। उसमें यूपी की एक कहानी है, आप लोग चाहें तो आर्टिकल 15 को देख सकते हैं। अब है आर्टिकल 16, रोजगार में समानता। पहले क्या था, जब वर्ण व्यवस्था थी तो कुछ कुछ कार्य बटे हुए थे, वो वर्णों के आधार पर थे कि शिक्षा दीक्षा ये लोग करेंगे, फिर देश की रक्षा जो है सैनिक कार्य दूसरे वर्ग करेंगे, और फिर शिल्पी का काम है, व्यापार का काम है वो तीसरे वर्ग करेंगे, साफ सफाई और सेवा का काम चौथे समुदाय के लोग करेंगे, और दूसरे लोग अगर चाहें भी तो नहीं कर सकते हैं। आप महाभारत का वो सीन याद कीजिए कि कर्ण, जिसकी पहचान एक शूद्र के रूप में थी, सूत पुत्र के रूप में थी, वो तीरंदाजी सीखना चाहता था, लेकिन उसे द्रोणाचार्य जैसे महान शिक्षक ने सिखाने से मना कर दिया था। तो ये समानता का अधिकार तो नहीं हुआ। तो अब ये सब नहीं है, रोजगार में समानता है। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी फॉर्म के लिए जो जरूरी एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, अगर वो उसको पूरा करता है तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको प्रवेश उस रोजगार में मिलेगा। और रोजगार ही आज के समय में सबसे बड़ी बात है, जानते चुनाव का मुद्दा भी बनता है रोजगार। तो रोजगार की जो समानता है, रोजगार में समानता, वो आर्टिकल 16 में है। और आर्टिकल 17 कहा जाए तो हमारे भारतीय समाज और हमारी भारतीय संस्कृति में जो एक बहुत बड़ा ब्लॉट था, एक बहुत बड़ा धब्बा था, उसको मिटाने का काम किया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 17, जिसमें छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत कहा गया है, जिसे इंग्लिश में अनटचेबिलिटी कहते हैं। अनटचेबिलिटी को एकदम अपराध घोषित कर दिया गया है। अब किसी भी व्यक्ति के साथ आप छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 17 इसे बहुत ही संगीन अपराध मानता है। गांधी जी ने अपने आज़ादी की लड़ाई में छुआछूत के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, और जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने छुआछूत को बहुत ही ख़राब चीज़ माना है। लेकिन जब हमारा संविधान बना तो इसमें भी ये मौलिक अधिकार में शामिल किया गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। और जो समानता के अधिकार में जो अंतिम अधिकार है, आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18, वह है उपाधियों का अंत। अर्थात अब पहले की जैसा किसी को, पहले राजा लोग अपने मन से उपाधि रख लेते थे, चक्रवर्ती, राजाधिराज, या फिर अपने छोटे मंत्रियों को भी, नवाबों को भी बहुत सारे अधिकार देते थे। यहाँ तक कि अंग्रेज लोग भी उपाधि बांटते थे, राय बहादुर का, नवाब का, नाइटहुड का, लॉर्ड्स का। इन सारे उपाधियों का अंत कर दिया गया है कि अब कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता है अपने से। और इसका एक ही अपवाद है, इसका अपवाद यह है कि शिक्षा और सेना में उपाधि रहेगा। शिक्षा और सेना में कुछ कुछ उपाधियाँ दिए जाते हैं, जैसे वहाँ पे बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, अशोक चक्र, वीरता चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, ये सब उपाधि हैं। और शिक्षा क्षेत्र में भी अगर आप कुछ पढ़ाई करते हैं, जैसे मास्टर की डिग्री लेते हैं, एमए कहलाते हैं, पीएचडी की डिग्री लेते हैं, डॉक्टर कहलाते हैं, तो ये सारे शिक्षा और सेना को छोड़ करके आर्टिकल 18 कहता है कि सभी प्रकार के उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने समानता का अधिकार पढ़ा, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। ये हमारे मौलिक अधिकार में नंबर 1 पर आता है, और नंबर 2 पर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार को, अधिकारों की सूची में, मौलिक अधिकारों की सूची में जो दूसरा नंबर आता है
वह है स्वतंत्रता के अधिकार का। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। 19 से 22 4 आते हैं, लेकिन इसमें कुल 5 अनुच्छेद हैं, जिसमें कि अनुच्छेद 19, 20, 21, 21A और 22 है। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि इसका रीडिंग किया जाए कि कौन कौन से अधिकार हैं। तो अनुच्छेद 19 में है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार। और 21 में है जीवन की रक्षा एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है, जिसे हाल फिलहाल 2002 में जोड़ा गया है। और फिर है अनुच्छेद 22, जिसमें अभियुक्तों एवं सजा पाए लोगों को अधिकार दिया गया है। तो सबसे चर्चित इन 19, 20, 21, 22 में जो है वह है अनुच्छेद 19, जिसका कि बार बार लोग दुरुपयोग करते हैं और देश की खतरा वगैरह जो अखंडता और फिर शांति वगैरह भंग होती है इस अधिकार से। और इस अधिकार से बहुत लाभ भी होता है, बहुत हानि भी होता है। दो धारी तलवार है अनुच्छेद 19। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 19 में है क्या। अनुच्छेद 19 व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है और उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है सभा की स्वतंत्रता, तीसरा है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है आने जाने की स्वतंत्रता, पांचवा है कहीं भी रहने बसने की स्वतंत्रता और छठा है व्यापार एवं पेशा चुनने का अधिकार। तो ये 6 अनुच्छेद 19 में जो 6 अधिकार दिए हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा गर्म मुद्दा जो रहता है वो पहला ही रहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब मनुष्यों को, भारत के नागरिकों को बहुत तरह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें लोग अपने विचारों को लिख करके, बोल करके, छाप कर करके वो व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन ये लिखने, बोलने, छापने में कुछ प्रतिबंध है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दीजिए, किसी भी धर्म को, समुदाय को और किसी यहाँ तक कि देश की भावना को आहत पहुँचा दें। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन आए दिन हम लोग न्यूज़ में देखते रहते हैं कि अनुच्छेद 19A का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को लेकर के तरह तरह के दुरुपयोग होते रहते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। फिर है सभा करने का अधिकार, कि आप चाहें तो किसी मुद्दे पर, सामाजिक मुद्दे पर, राष्ट्रीय मुद्दे पर सभा कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी प्रतिबंध सरकार कभी कभी लगा सकती है, न्यायालय लगा सकती है। अगर कोई सुरक्षा का मामला हो या कुछ विशेष दिक्कत हो प्रशासन को, तो धारा जो है अनुच्छेद ये जो 19 का आर्टिकल है जिसमें सभा करने का अधिकार है, इस पर धारा 144 लगाया जा सकता है। धारा 144 ये कहता है कि 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ जमा नहीं हो सकते, और जब 5 से अधिक व्यक्ति जमा नहीं हो सकते तो फिर सभा करने का अधिकार भी कभी कभी बाधित हो सकता है। फिर है संगठन बनाने का अधिकार। आप किसी खास मुद्दे को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, सामाजिक जागरूकता को लेकर के आप संगठन बना सकते हैं, राजनीतिक पार्टी भी बना सकते हैं, लेकिन देशद्रोही संगठन बनाने की इजाज़त नहीं है, उस पर बैन लग सकता है। फिर है आने जाने का अधिकार। अब देश में अब कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन इसके भी अपवाद हैं। जैसे मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह में आपको वहाँ पे घूमने के लिए विशेष परमिट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी पूरे इंडिया में आप घूम फिर सकते हैं, घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा पाबंदी नहीं है। पूरे भारतवर्ष के सीमा में घूमने फिरने का अधिकार है। कहीं कहीं पर आपको विशेष अनुमति लेने की ज़रूरत है। फिर कहीं भी बसने का अधिकार है। आप चाहें तो अपना स्टेट बदल सकते हैं, कहीं नौकरी करने के लिए गए वहाँ रह सकते हैं। तो ये सब अनुच्छेद 19 में ही है। और व्यापार और पेशा का भी अधिकार है कि आप अपना मनपसंद व्यापार चुन सकते हैं। आपको जो व्यापार अच्छा लगे उस व्यापार में आप कर सकते हैं। तो ये थे अनुच्छेद 19। फिर अनुच्छेद 20, जिसमें अपराधियों, जिससे किसी को गलत फंसा दिया गया है और उसको दोष सिद्ध उसका होने से पहले उसको अधिकार दिया गया है कि वो अपने को निर्दोष साबित कर सके। मतलब अपराधियों को भी, या फिर कह सकते हैं अभियुक्तों को अधिकार दिया गया है कि वो अपने को डिफेंड कर सकता है। फिर अनुच्छेद 21 है, जिसमें जीवन की रक्षा एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को एक हेल्दी जीवन जीने का अधिकार है, एक स्वस्थ और एक निर्भीक जीवन जीने का अधिकार है। इसमें निजता का अधिकार भी आता है, निःशुल्क कानूनी सहायता का भी अधिकार आता है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आता है, यहाँ तक कि अब विद्युत का अधिकार भी जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ दिया गया है। फिर है 21A, जिसे शिक्षा का अधिकार। अब सोचिए भारत जैसे देश में शिक्षा का अधिकार कितना ज़रूरी है। अब शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार हो गया है, इसे 21A में जोड़ा गया है और 86वें संशोधन में जोड़ा गया है 2002 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम और इंटरमीडिएट के लिए भी, कि शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 76, 86, 96 इस तरह करके दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि ये 86वें संशोधन के द्वारा दिया गया है
और 2002 में यह संशोधन हुआ था, जिसमें 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। लेकिन इसमें उच्च शिक्षा शामिल नहीं है, अर्थात सरकार की जिम्मेवारी जो है, सरकार से आप मांग प्राथमिक शिक्षा की ही कर सकते हैं, उस शिक्षा की नहीं। उस शिक्षा आपको अपने बलबूते पर लेना होगा। तो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है वो 21A में दिया गया है। अब है अनुच्छेद 22। अब देखिए, हमारा भारत इसी में महान कहा जाता है, लोकतंत्र इसी में महान कहा जाता है। अनुच्छेद 22 जो है वो अभियुक्तों अर्थात जो सजा पाए लोग, जिस पर आरोप लगाए गए हैं या फिर सजा पाए लोगों को भी अधिकार देता है। आपको अभियुक्त बनाया गया है, किसी मुकदमे में ज़बरदस्ती फंसा दिया गया है, तो आपको अधिकार है वकील करने का, निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का। और मान लीजिए कि आप दोषी साबित हो भी गए तो उसमें भी आपको अधिकार है। अब क्या क्या अधिकार है दोषियों को? दोषियों का अधिकार है कि उसको अपने बचाव का पूर्ण अधिकार मिलता है। इसलिए देखते हैं कि अदालत सजा दे देती है, निचली अदालत, तो फिर वो उच्च न्यायालय जाते हैं, फिर वो उच्चतम न्यायालय जाते हैं, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाते हैं, क्षमा याचना करते हैं। इसका अच्छा भी असर है, लेकिन कभी कभी इरिटेट कर देता है। जैसे निर्भया मामले में हम लोगों ने देखा कि अभियुक्तों ने इसी अधिकार का, अनुच्छेद 22 का सहारा लेकर के किस प्रकार अपनी फांसी की सज़ा को बार बार लटकाया, लेकिन लास्ट में वो लटक ही गए। मगर अनुच्छेद 22 जो कहता है कि अभियुक्तों और सजा पाए दोषियों को भी अधिकार देता है, उसमें यह भी अधिकार है कि एक ही दोष के लिए बार बार आप किसी को दंडित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अधिकार हैं। फिर है एक जो अधिकार है इन्हीं अधिकारों में कि किसी भी व्यक्ति को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं बिना सूचना के, बिना कारण बताए पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती है। लेकिन इसका एक अपवाद है, वह है निवारक कानून। तो निवारक कानून क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति पर डाउट हो कि वो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी काम कर रहा है, तो उसको बिना सूचना का भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जबकि छोटे मामलों में, अन्य मामलों में अगर किसी को गिरफ्तार पुलिस करती है तो 24 घंटे के अंदर अदालत के सामने पेश करती है। लेकिन अगर निवारक कानूनों के तहत उसकी गिरफ्तारी होती है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और उसे 3 महीने तक नज़रबंद रखा जा सकता है। तो निवारक नज़रबंदी बहुत खतरनाक होता है। इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा कि जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया तो वहाँ के बहुत सारे नेताओं को इसी कानून के तहत, निवारक नज़रबंदी के तहत बहुत दिनों तक नज़रबंद रखा गया। अभी भी बहुत सारे नेता नज़रबंद हैं। और ये सब कानून है, जैसे पोटा है, पहले टाडा था। पोटा के तहत अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसको 24 घंटे में अदालत के सामने पेश करना ज़रूरी नहीं है, 3 महीने तक उसको रखा जा सकता है नज़रबंद। उसके बाद भी एक सलाहकार समिति बनाई जाएगी और सलाहकार समिति ये फैसला करेगी कि अभी इसकी नज़रबंदी बढ़ाई जाए या फिर उतना ही रखा जाए। तो इस प्रकार मौलिक अधिकारों की फहरिस्त में, मौलिक अधिकारों की लिस्ट में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार, उसको हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग तीसरे अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों की सूची में तीसरी सूची है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आखिर हम लोगों ने आज़ादी पाई ही थी शोषण के खिलाफ, शोषण से मुक्ति पाने के लिए, लेकिन अंग्रेज़ों के जाने के बाद शोषण समाप्त हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो अभी भी शोषण चल रहा है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार को हमारे मौलिक अधिकारों की सूची में तीसरे नंबर पर रखा गया है, और यह है अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 में है मानव व्यापार एवं बेगारी पर रोक लगाया गया है, और अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी को निषेध किया गया है। अब हम लोग समझते हैं कि मानव व्यापार क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है। तो आज भी बहुत सारे मनुष्यों को खरीदा और बेचा जाता है। बड़े बड़े महानगरों में बच्चों से मजदूरी कराना घर में बहुत ही अच्छा माना जाता है, सेफ़ माना जाता है, क्योंकि बच्चे कम पैसे में काम करते हैं और कोई ख़तरा भी नहीं रहता है घर वालों को। तो ये खरीद करके ले जाते हैं बच्चों को, और फिर बहुत सारा देह व्यापार वगैरह चलता है हमारे देश में, घृणित व्यापार। तो ये सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहलाता है। आए दिन खबर आते रहते हैं। तो अनुच्छेद 23 जो है हर तरह के मानव व्यापार, मानव तस्करी को रोक लगाता है। साथ ही साथ बेगारी पर भी रोक लगाता है अनुच्छेद 23। बेगारी अर्थात किसी को मजदूरी दिए बिना काम कराना या कम मजदूरी देकर काम कराना। फिर बंधुआ मजदूरी को भी रोक लगाता है। अब बंधुआ मजदूरी क्या है? बॉन्डेड लेबर। तो हमारे देश में पहले बॉन्डेड लेबर की प्रथा थी कि अगर कोई व्यक्ति कोई कर्ज लिया किसी सेठ साहूकार से और वो नहीं चुका पाया तो वो अपने आप को बेच देता था। फिर उसके बच्चे जो होते थे वो भी उसके नौकर होते थे। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो उसका नौकर हो जाता था। वो बिना मजदूरी का केवल खाना पीना खा करके मजदूरी करते थे। तो बॉन्डेड लेबर और फिर बेगारी, उसके बाद मानव तस्करी, ये अनुच्छेद 23 जो है वो तीनों चीज़ों को मना करता है। फिर अनुच्छेद 24
भारत एक गरीब देश है और गरीब देश में बच्चे भी काम करने के लिए निकल जाते हैं गरीब परिवारों में। तो ये बाल मजदूरी को निषेध करता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 ये कहता है कि किसी भी सूरत में 14 साल 14 ईयर्स से कम के बच्चों से मजदूरी नहीं किया जा सकता है। विशेष करके जो खतरनाक काम है, जैसे बारूद वगैरह का फैक्ट्री वाले काम, या फिर ऐसे काम जिससे स्वास्थ्य को बहुत ही ख़राब असर पड़ता है, वैसे कामों में या कोई भी काम में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को तो बिल्कुल नहीं खटाया जा सकता है, बिल्कुल उससे काम नहीं लिया जा सकता है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके सज़ा का प्रावधान है। अधिकारों की सूची में, मौलिक अधिकारों की सूची में जो चौथा नंबर आता है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अब इंटर के विद्यार्थी मुझे पूछ सकते हैं कि हम लोगों के एनसीईआरटी के 11 की पुस्तक में सब अनुच्छेद तो नहीं दिया गया है, तो फिर हम अनुच्छेद क्यों याद करें। तो अनुच्छेद आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग केवल अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। लेकिन अगर आप लोग अपने भविष्य में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आर्टिकल भी पढ़ते जाएंगे, अभी सुन लेंगे तो बाद में हेल्प करेगा। और जो लोग हमारी वीडियो को प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं उन्हें तत्काल भी लाभ होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। तो क्या क्या है इसमें। तो अनुच्छेद 25 में है आस्था एवं प्रार्थना करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक प्रबंधन का अधिकार। अनुच्छेद 27 में है धार्मिक कर अदायगी से छूट। और 28 में है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का अधिकार। अर्थात हमारा देश जो है वो पंथ निरपेक्ष देश है। यहाँ हमारे देश में किसी भी एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं माना गया है। लेकिन पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब यह नहीं है कि हमारा देश नास्तिक देश है। हमारे देश का संविधान सभी व्यक्ति को अपने आस्था और विश्वास के अनुसार अपने धर्म को मानने की आज़ादी देता है। और अनुच्छेद 25 इसकी पुष्टि करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विश्वास के अनुसार अपनी आस्था को रख सकता है, प्रार्थना कर सकता है, उपासना कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक प्रबंधन का अधिकार, अर्थात गुरुद्वारों को, मंदिरों को, मस्जिदों को, गिरजाघरों को अपने अनुसार मैनेजमेंट करने का अधिकार है। उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। फिर अनुच्छेद 36 कहता है कि अगर कोई ऐसा पैसा है जो कि धार्मिक संस्थानों को बढ़ावा देती है, धार्मिक कार्यों में लगाया जाना है, तो सरकार उस पर टैक्स की वसूली नहीं करेगी। फिर है अनुच्छेद 28 जो कहता है कि कुछ संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना की जा सकती है, जबकि सरकारी विद्यालयों में जो सरकार के पैसे से चलती है उन विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा देने का प्रावधान नहीं है। लेकिन अल्पसंख्यक विद्यालयों में आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। इस प्रकार के विद्यालय हम लोग हिंदुस्तान में अक्सर देखते हैं। लेकिन इन अधिकारों के कुछ अपवाद भी हैं। अब धर्म प्रचार का अधिकार है, लेकिन आए दिन हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि किसी को डरा करके, बहला फुसला करके, अगवा करके या बहुत लालच दे करके धर्मांतरण कराया जाता है। तो धर्मांतरण को रोकने का, इस प्रकार के धर्मांतरण को रोकने का भी कानून हमारे देश में है कि आप धर्म बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया है। अब किसी को अचानक से डरा करके, पिस्तौल माथे पर रख करके धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। तो इसके अपवाद हैं कि आप धर्म प्रचार करिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, कानूनन तरीके से। फिर अपनी आस्था को मानने का अधिकार है। तो आस्था के नाम पर हमारे समाज में, सभी धर्मों में बहुत तरह की बुराइयां हैं, जैसे कि सती प्रथा, दहेज प्रथा, 3 तलाक। तो धर्म के नाम पर बलि प्रथा, इन सारे कुरीतियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और सरकार इन कुरीतियों को रोकने के लिए समय समय पर कानून बनाती है। तो इस धार्मिक स्वतंत्रता के कानून के ये सारे अपवाद हैं। फिर जो मौलिक अधिकार की सूची में 5वीं अनुसूची आती है, 5वीं जो सूची आती है, लिस्ट जो आता है, वह है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों को भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान खोलने और संचालित करने का अधिकार देता है। हमारा देश विविधता में एकता पर विश्वास करता है, इसलिए यहाँ बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच विभाजन को स्वीकार नहीं किया जाता है। सरकार अल्पसंख्यकों को इग्नोर नहीं कर सकती है और न ही बहुसंख्यकों को फेवर करती है, बल्कि अल्पसंख्यक भी हैं तो उन्हें भी अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि का संरक्षण का अधिकार है। इसलिए उन्हें अपने शिक्षण संस्थान खोलने और उसको प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो इस प्रकार हम लोगों ने मौलिक अधिकारों में 5 मौलिक अधिकारों का वर्णन कर लिया। और ये 5 मौलिक अधिकार बेकार हैं अगर छठा मौलिक अधिकार ना हो। और छठा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। 395 अनुच्छेद में अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है, उसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है।
और उसी में से रीट वाले प्रश्न आते हैं कि अदालत 5 प्रकार के रीट कौन कौन से जारी कर सकते हैं। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। 2 वीडियो में यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो उसमें हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार और मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं सब्सक्राइब करने के लिए पहले नहीं कहता हूं, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तभी आप सब्सक्राइब करेंगे। तो आप अपने भी सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो, और अपने मित्रों से, अगल बगल सगे संबंधियों से भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। जय हिंद, जय भारत।